हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं एजुकेशन की, तो और मैंने प्रीवियस ईयर के काफ़ी पेपर आपके सॉल्व करा दिए हैं। आप लोग उसको मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज का जो पेपर है वो है 2015 दिसंबर में जो थर्ड पेपर हुआ था, तीसरा पेपर, वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वह विचारक जिन्होंने शिक्षा को प्राथमिक और दर्शन को व्युत्पन्न के रूप में मानते हैं, यानी कि जो आपकी जो शिक्षा है, आपकी शिक्षा को इन्होंने प्राथमिक माना है, प्राइमरी माना है, और दर्शन को उससे उत्पन्न माना है। तो ये कौन से विचारक हैं, कौन से थिंकर हैं? तो वो आपके हैं थिंकर, जो वो हैं जॉन डीवी, यानी कि सेकंड आपका ठीक है। जो जॉन डीवी हैं उन्होंने शिक्षा को प्राथमिक और दर्शन को उससे उत्पन्न माना है। तो आपका सेकंड ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि विचारवाद। अब विचारवाद क्या है? विचारवाद अभी कथित करता है, यानी कि पहले देखिए विचारवाद किसको कहते हैं। विचार मीन्स आइडिया, आइडियलिज्म की बात हो रही है, आदर्शवाद की बात हो रही है कि वो क्या बताता है। तो जो विचारवाद है या आदर्शवाद है वो क्या कहता है? पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है केवल मस्तिष्क वास्तविक है। दूसरा है कि पदार्थ और वास्तविक दोनों ही वास्तविक हैं। तीसरा है केवल पदार्थ वास्तविक है। और चौथा आपका है कि ना तो मस्तिष्क और ना ही पदार्थ वास्तविक है। जब आप आदर्शवाद की फ़िलॉसफी पढ़ते हैं, दर्शन को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखिए दोनों चीज़ों को माना है ज़्यादा। उनका जब अगर उनके तत्व मीमांसा को देखते हैं, ज्ञान मीमांसा को देखते हैं और मूल्य मीमांसा को देखते हैं, तो उन्होंने तत्व मीमांसा में दोनों चीज़ों को स्वीकार किया है। मस्तिष्क को भी स्वीकार किया है और पदार्थ को भी स्वीकार किया है। लेकिन अगर उनकी ज्ञान मीमांसा को देखते हैं तो उन्होंने मस्तिष्क यानी कि विचारवाद को ज़्यादा मूल्य प्रदान किया है। लेकिन अगर मानने की बात है तो वो पदार्थ और मस्तिष्क दोनों को वास्तविक मानते हैं, क्योंकि देखिए मस्तिष्क जो है वो एक पदार्थ तो है और उसी में विचार आता है, मस्तिष्क में ही विचार आता है। तो जो पदार्थ है और मस्तिष्क दोनों ही वास्तविक हैं। तो इसके हिसाब से इनका जो सेकंड है बिल्कुल ठीक है कि वे पदार्थ को भी मानते हैं और वास्तविक दोनों ही, पदार्थ और मस्तिष्क दोनों ही वास्तविक है, यानी कि सेकंड आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन की विचारवाद। यहाँ पे भी आदर्शवाद की बात हुई है कि विचारवाद ज्ञान को किसके द्वारा उत्पादित मानता है। अब जो आपके विचार आते हैं वो कहाँ आते हैं? मस्तिष्क में आते हैं, ठीक है। और मस्तिष्क अगर भौतिक रूप में देखा जाए तो क्या है? पदार्थ है। अब दिमाग, जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, अगर सूक्ष्म रूप में देखें तो उसको हम नहीं देखते हैं, लेकिन पदार्थ रूप में हम देख सकते हैं कि आपका मस्तिष्क है। तो जब पदार्थ और जो मस्तिष्क है उसकी जो अंतर क्रिया होती है, जो इंटरेक्शन होता है, उसी से एक विचार उत्पन्न होता है। तो ये विचारवाद ज्ञान को किससे उत्पन्न मानते हैं? ज्ञान कहाँ से आता है, विचार कहाँ से आते हैं? पदार्थ और मस्तिष्क की जो अंतर क्रिया होती है उससे उत्पन्न होता है। तो इसके हिसाब से आपका जो थर्ड है वो बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से विचारक उद्देश्य से आदर्शवादी हैं, यानी कि जो उनके उद्देश्य हैं वो आदर्शवाद की तरह हैं, आइडियलिज्म की तरह हैं, और विषय वस्तु प्रकृतिवादी है, और जो पद्धति में परिणामवादी हैं। तो ऐसे जो विचारक हैं, थिंकर हैं, वो हैं महात्मा गांधी, जो कि आदर्शवाद यानी कि धर्म को मानना, जो स्पिरिचुअल थॉट है उनको मानना, इस तरीके की बातें करते हैं। और प्रकृतिवाद भी हैं और जो परिणामवादी भी हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका जो थर्ड है वो बिल्कुल ठीक होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दर्शन विचारधारा जो ये अभी कथित करता है कि 6 विशिष्ट प्रमाण ज्ञान के स्रोत हैं, वह कौन सा है? तो
जो देखिए भारतीय दर्शन आपके सभी हैं, सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और आदित्य वेदांत, ये सभी आपके जो दर्शन हैं ये भारतीय हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें से कौन सा दर्शन ऐसा है जिसमें कि 6 विशिष्ट प्रमाण यानी ज्ञान के स्रोत हैं, तो वो आपका है आदित्य वेदांत। आदित्य वेदांत है, यानी कि 4 आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा एक सामाजिक उप प्रणाली के रूप में है। अब उप प्रणाली का मतलब क्या है, यानी कि एक बड़ी प्रणाली होगी, उसकी एक छोटा उसकी उप प्रणाली की छोटी प्रणाली होगी। तो इन्होंने कहा शिक्षा एक उप प्रणाली है, इसका मतलब क्या है। अब इसके पहला ऑप्शन है कि मानक सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित कर सकता है, मानक सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है, और इसका सामाजिक परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं है और सामाजिक परिवर्तन को बाधित करेगा। देखिए शिक्षा एक सामाजिक उपप्रणाली के रूप में क्या करेगा, शिक्षा एक सामाजिक उपप्रणाली के रूप में क्या करेगा, क्या वह मानक सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित कर सकता है, वो मानक सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित नहीं कर सकता है। तो अगर हम लोग कहेंगे शिक्षा जो है वो सामाजिक उपप्रणाली के रूप में जो मानक हैं आपको उसको प्रोत्साहित कर सकता है, यानी कि मानक सामाजिक जो शिक्षा है आपकी सामाजिक उपप्रणाली के रूप में मानक सामाजिक परिवर्तन, यानी कि उसके और भी चीज़ें हैं उनको देखते हुए मानक सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित वो नहीं कर सकता है, यानी कि आपका जो बी है वो बिल्कुल ठीक है। यानी कि देखिए समाज में शिक्षा जो है, शिक्षा एक सामाजिक प्रणाली तो है, लेकिन और भी जो मानक होते हैं और भी चीज़ें होती हैं वो सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करती हैं। तो एक शिक्षा को ही मानना कि मानक सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित नहीं कर सकता, इसलिए सेकंड आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र की दृष्टि में सबसे अधिक व्यापक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्षेत्र दिए गए हैं सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय, विद्यालय तो एक छोटा ही क्षेत्र है उसका, सामाजिक शिक्षा के सामाजिक आधार और शैक्षणिक समाजशास्त्र ये भी आपका छोटा है क्षेत्र इसका, और शिक्षा का समाजशास्त्र ये भी छोटा है। लेकिन अगर सेकंड शिक्षा के सामाजिक आधार बहुत से हैं, शिक्षा के सामाजिक आधार को देखे जाएंगे तो बहुत से हैं, तो ये आपका जो क्षेत्र है ये काफ़ी व्यापक है, तो आपका सेकंड। अब अगला क्वेश्चन है आपका 8 में बताया गया है कि शिक्षा का बढ़ता निजीकरण। अब निजीकरण का मतलब क्या है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, चाहे वो किसी भी शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक शिक्षा के लिए हो, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, हर चीज़, मतलब एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से निजीकरण जो हो रहा है, शिक्षा का बढ़ता निजीकरण क्या चीज़ लाएगा समाज में, आर्थिक समानता को बढ़ावा देगा, कि आपका कि आर्थिक असमानता को बढ़ाएगा, कि शिक्षा की गुणवत्ता को खराब करेगा, और अर्थव्यवस्था के लिए शिक्षा को असंगत बना देगा। तो देखिए जो शिक्षा का बढ़ता निजीकरण है वो समाज में आर्थिक असमानता को बढ़ाएगा, आर्थिक समानता को बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि ऐसे जो शिक्षा का जो निजीकरण है उसमें कुछ लोग तो हैं उसमें काफ़ी, एक तो निजीकरण में ये होता है कि जो बहुत अमीर फैमिलीज़ के हैं या अच्छी फैमिलीज़ के हैं, जिनका अच्छा फाइनेंशियल की ग्रोथ है, तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो कुछ गरीब हैं वो वहाँ पे निजीकरण, क्योंकि वहाँ की उनकी फ़ीस ही इतनी ज़्यादा होती है, तो वो नहीं अपने बच्चों को वो शिक्षा वहाँ दिला पाएंगे। तो आर्थिक समानता को बढ़ावा तो वो नहीं देते हैं, आर्थिक असमानता को बढ़ाते हैं। वो क्या बढ़ाते हैं, आर्थिक असमानता को बढ़ाते हैं। तो ये आपका ये सेकंड बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि किशोरावस्था के दौरान समाजीकरण का सबसे अधिक शक्तिशाली कारक क्या है। अब किशोरावस्था के समय
जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अपने जो उनका समूह है, साथी समूह है, उनके दोस्त हैं, उनके साथ रहना वो लोग ज़्यादा पसंद करते, ज़्यादा रहते हैं। तो जो उनका सामाजिकरण जो है वो ज़्यादा सबसे शक्तिशाली कारक जो कहेंगे तो वो है समाज, मतलब घर भी है, धर्म भी है, विद्यालय भी है, लेकिन साथी समूह जो है वो ज़्यादा है। तो 4 आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाँ, J.S. कोलमैन के अनुसार राजनीतिक विकास की बात हो रही है। राजनीतिक विकास के लिए शिक्षा के 3 विशिष्ट चरण होते हैं, जिसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा उन तीनों में शामिल नहीं है। देखिए, शिक्षा में आपका बोध भी होता है, ज्ञान होता है, सहभागिता होती है, एकीकरण होता है, लेकिन जो विद्रोह है, विद्रोह नहीं हो सकता। यानी कि J.S. कोलमैन के अनुसार हम देख रहे हैं, जो J.S. कोलमैन ने राजनीतिक विकास की चीज़ बताई है, शिक्षा के 3 विशिष्ट चरण बताए हैं, उसमें आपका बोध है, सहभागिता है, एकीकरण है, और जो चीज़ नहीं है वो है विद्रोह। यानी कि पहला आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुधारीकृत गुणवत्ता कार्यकरण में आकार, रूप या संरचना में समग्र परिवर्तन का तात्पर्य क्या है। देखिए, समग्र परिवर्तन जो वृद्धि होती है, वृद्धि आपकी दिखती है, यानी कि शारीरिक रूप से जो आप, जैसे अभी छोटा बच्चा है उसके शारीरिक विकास आप देखते हैं कि अंगों का विकास होता है, उसमें देखिए किस तरीके से बच्चे होते हैं, और बड़े होते तो उनके अंगों का विकास किस तरीके से होता है। तो जो जो वृद्धि होती है, ठीक है, ये तो शारीरिक रूप से देखने से हमको पता चल रहा है। और एक मानसिक रूप से उनका विकास होता है, उनकी जो बुद्धि है, उनका ज्ञान है, वो एज के हिसाब से बढ़ता है। तो इन्होंने कहा है कि सुधारीकृत गुणवत्ता कार्यकरण में आकार किससे दिखती है, वृद्धि से दिखती है। रूप संरचना में समग्र परिवर्तन की बात हो रही है, यानी कि पूरी तरीके से होलिस्टिक जो परिवर्तन होता है उसकी बात आ रही है। तो जो ये चीज़ है ये विकास में देखते हैं, विकास में हमारी वृद्धि भी आ जाती है, विकास, दोनों चीज़ आती है। विकास में हम आकार भी देखते हैं, रूप भी देखते हैं, संरचना भी देखते हैं, और जो मानसिक रूप से उसका विकास हो रहा है वो भी देखते हैं। तो जो समग्र रूप है वो आपका विकास में आता है, यानी कि 3 आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2 अभी कथन आपको दिए गए हैं कि आनुवांशिकता वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अब यहाँ पे अभिकथन में क्या होता है, अभिकथन में आपको एक फैक्ट दिया है, एक तथ्य दिया है, और नीचे जो तर्क दिया है उसमें क्योंकि का मतलब होता है, क्योंकि कारण बताया जाता है। ठीक है, तो वो हमको देखना है कि नीचे वाला जो तर्क दिया है वो इसका कारण है कि नहीं। अब इन्होंने कहा है कि तर्क में कहा है कि भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन दशाएं वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करती हैं, जबकि ये करती हैं। जो सामाजिक सांस्कृतिक जीवन दशाएं हैं, आपकी भौतिक जो दशाएं, आपने पहाड़ी इलाके में जो देखो लोग रहते हैं उन लोगों को भी देखा होगा, और जो वैसे मतलब हर क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनमें परिवर्तन होता है, उनके जीवन दशाओं, वृद्धि और विकास में भी परिवर्तन होता है। तो ये अगर हम ये कहें कि जो पहला पॉइंट है इनका कि आनुवांशिकता, यानी कि जो जीन्स होते हैं वो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और दूसरा इन्होंने जिसका कारण बताया है कि क्योंकि भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन दशाएं वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करती, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसके हिसाब से आपका ठीक है कि ए सत्य है, ए तो जो बात है वो सत्य कह रहा है, लेकिन आर बिल्कुल गलत है, लेकिन आर असत्य है, यानी कि 3 आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समस्या समाधान की योग्यता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, वो आपको देखना है। देखिए, जब समस्या समाधान की स्थिति क्या होती है, जब बच्चा बड़ा होता है और उसका जो संज्ञान, जो उसका ज्ञान उसका जब डेवलप होता है, तब वो चिंतन, जब कोई भी समस्या समाधान करनी, कोई समस्या उसके सामने आ गई तो क्या करता है, वो चिंतन करता है, तर्क करता है कि किस तरीके से उस समस्या का समाधान होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो समस्या समाधान की योग्यता किस पर निर्भर करती है, वो आपकी निर्भर करती है चिंतन और तर्क के विकास पर, यानी कि 3 आपका ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है
किसी व्यक्ति के जीवन के किस चरण में भावनाओं और उन पर नियंत्रण पेशेवर, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, जब ये बता रहे हैं कि उसमें पेशेवर भी होना चाहिए, माने कि व्यवसाय की तरफ बढ़ता है बच्चा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य शैली भी उसकी ठीक रहती है और भावनाओं पे वो नियंत्रण कर लेता है। ये किस अवस्था में होता है? ये उस अवस्था में होता है जब बच्चा 18 से ऊपर का होता है, यानी कि पौढ़ अवस्था, यानी कि जैसे वो जैसे मैच्योर होता है वैसे वैसे उसको अपने भावनाओं पर नियंत्रण होता है। पेशेवर यानी कि वो अपने व्यवसाय के बारे में सोचता है और व्यक्तिगत जो जीवन शैली है उसमें उसको भी शैली में भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो वो उम्र जो है वो है आपकी पौढ़ावस्था, यानी कि बताएंगे प्रौढ़ावस्था, यानी कि 4 आपका ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के वृहत्तर हित में अपने हितों को त्याग कर सकता है? कि कौन सी उम्र होती है, कौन सी एज होती है कि वो मतलब कि सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में, कौन सा सामाजिक विकास का ये चरण है जिसमें व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के हित के लिए अपने हितों को त्याग कर सकता है? तो ये आपका है जो किशोरावस्था का समय होता है। इसमें बच्चा जो होता है बहुत भावुक हो जाता है, बहुत सी हार्मोन्स चेंजेस उसके होती हैं, तो वो अपनी भावनाओं को बहुत जल्दी कोई भी चीज़ देखता है, सुनता है, या अगर राष्ट्र की बात आती है, राष्ट्र के हित की बात होती है तो बहुत जल्दी ही निर्णय ले लेता है, बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। तो इस तरीके के जो त्याग है वो किशोरावस्था में ही बच्चा करता है। तो किशोरावस्था की जो एज है ये बिल्कुल ठीक है इसमें, इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्ध होने से नहीं रुक सकती? देखिए, जो शैक्षिक बुद्धि है वो भी, आप शिक्षा ले रहे हैं उसकी भी एक एज है, ठीक है, और स्थानगत बुद्धि, वाचिक बुद्धि, ये इन सब का भी समय है कि कब तक वो सीखेगा, भाषा का ग्रहण करेगा। लेकिन जो भावनात्मक बुद्धि है, ठीक है, जो इन्होंने कहा है कि कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्ध होने से नहीं रुक सकती, यहाँ नहीं की बात हो रही है। तो और सब भी रुक सकती हैं, लेकिन जो भावनात्मक बुद्धि है वो नहीं रुक सकती। चाहे आप कितने भी वृद्ध हो जाएं, चाहे जितना भी आप कितने भी बड़े हों या आप किसी भी अवस्था में हो, भावनात्मक बुद्धि आपकी नहीं रुक सकती। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा? यहाँ भावात्मक प्रज्ञा की बात हो रही है, बुद्धि की बात हो रही है, किसे उसका घटक नहीं माना जाएगा? तो देखिए, इसमें आपका जो आत्म प्रबंधन है उसे घटक इसका माना जाएगा, आत्म अभिप्रेरण को भी माना जाएगा, तद अनुभूति को भी माना जाएगा, लेकिन आत्म विश्लेषण को हम उसका घटक नहीं मानेंगे। तो आपका सेकंड ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेने के अधिक्रम का कौन सा प्रकार क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित है? अब ये क्रिया प्रसूत किसका है? स्किनर का है अधिगम। तो ये कह रहे गेने का अधिगम का कौन सा प्रकार इनके क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित है, ये मिलता है। तो वो आपका है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंध में स्किनर ने इसकी बात की है, उद्दीपक अनुक्रिया की बात की है। तो आपका जो होगा ये 4 आपका ठीक है। गेने के अधिक्रम में भी, अधिगम अधिक्रम में ये बात कही गई है जो कि क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित है, यानी कि 4 आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 सेट आपको दिए गए हैं, उसमें आपको मैच करना है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब आत्मसिद्धि की आवश्यकता किस थिंकर ने या किस अधिगम के जनक ने ये बात कही है? तो आपके आत्मसिद्धि, अब आत्मसिद्धि जो है वो कही है आपने के मास्लो ने कही है। ये आपका 4 जो है इससे इसको मैच कर देंगे। फिर है अंतर्नाद विभेदीकरण अधिगम। ये कहा है
टेलमैन ने कहा है ये बात, तो इनसे इसको मैच कर देंगे। जीवन देश, जीवन देश की बात जो है वो कही है कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन का जब आप अधिगम पढ़ते हैं तो उसमें जीवन देश एक उन्होंने बताया है जीवन देश के बारे में, तो ये आपका कुर्ट लेविन हो गया। और फिर है अभिप्रेरण स्वास्थ्य विज्ञान सिद्धांत, ये आपका है हर्जबर्ग ने ये दिया है सिद्धांत। और फिर है स्वतः पुनः प्राप्ति, ये आपका पावलोव है इसका आंसर। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो आपका ए का चौथा यानी कि आपका है आपका तीसरा बिल्कुल ठीक है आपका। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम सिद्धांत प्रतिपादकों द्वारा समर्थित नहीं है। यहाँ पे भी नहीं की बात हो रही है कि कौन सा अधिगम सिद्धांत जो है वो प्रतिपादकों द्वारा समर्पित नहीं है। तो पहला इन्होंने बताया कि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है किंतु पर्याप्त नहीं है, तो ये बात ठीक है, ये जो अधिगम के प्रतिपादक हैं वो बात कहते हैं। और दूसरी है कि अधिगम जो है वो अंतरण घटित होने के लिए दो परिस्थितियों में एक जैसे अंश अपेक्षित है, ये भी बात ठीक है आपकी। तीसरा है किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव से विकृत हो जाता है। और चौथा है कि अवस्था विशिष्ट भूमिकाओं के निर्वाह से व्यक्तित्व बनता है, तो ये भी बात ठीक है कि अवस्था जो हम विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं उससे व्यक्तित्व का निखार आता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन जो तीसरा आपका है किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व सामाजिक परिस्थितियों के प्रभाव से विकृत हो जाता है, तो कोई भी सामाजिक परिस्थिति आती है उसके प्रभाव से किसी का व्यक्तित्व विकृत नहीं होता, ये किसी प्रतिपादक ने नहीं कहा है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, यानी कि तीसरा आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। देखिए ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी बात को कह देते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, और कुछ लोग इस तरीके के होते हैं कि अपने मन की बातों को अपने मन में ही रखते हैं, अपने ही गुनते ढूंढते रहते हैं क्या बात है कहने, वो बहुत कम बोलते हैं। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो टाइप के लोग हैं। तो इस व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था जुंग ने, यानी कि तीसरा आपका बिल्कुल ठीक है। जो इन्होंने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में किया है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्तित्व का प्रक्षेपीय परीक्षण नहीं है। पहले तो आप ये देखिए कि प्रक्षेपीय परीक्षण होता क्या है, ठीक है। प्रक्षेपीय परीक्षण क्या होता है, इसमें आपका देखिए कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत सी भावनाएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं वो इंसान के मन में दबी रहती हैं, दबी हुई भावनाएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए प्रक्षेपण में ये होता है इसका कि हमारे अचेतन को जानने के लिए एक विधि अपनाई जाती है, परीक्षण लिया जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे अचेतन में दबी होती हैं, हम उनको बाहर नहीं ला पाते हैं या उसको जो और लोग नहीं जान पाते। जैसे मान लीजिए प्रक्षेपण से इसको हम प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं, अगर इंग्लिश में देखेंगे तो प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं। प्रक्षेपण से अभिप्राय अचेतन को जानने की उस प्रक्रिया से है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और दृष्टिकोण, संवेगों और जो संवेग हैं उसके गुण हैं, आवश्यकताओं आदि को अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के माध्यम से आप परोक्ष रूप से, यानी कि जानबूझ के नहीं करता, आप परोक्ष रूप से अभियुक्त कर देता है, ठीक है। और प्रक्षेपी प्रविधियाँ जो हैं आपकी टेक्निक हैं में व्यक्ति के सम्मुख किसी उद्दीपक परिस्थिति को प्रस्तुत किया जाता है तथा व्यक्ति को इस बात के लिए अवसर दिए जाते हैं कि अपने विचारों, दृष्टिकोण और संवेग गुणों और आवश्यकताओं को उस परिस्थिति में आरोपित करते हैं। मतलब जानबूझ के नहीं करता है, लेकिन इस तरीके से उसको उद्दीपक दिया जाता है कि वो अपने मन की भावनाओं को, जो दबी हुई भावनाएं जो भी हैं उसको वो प्रकट कर देता है, सामने ला देता है। तो प्रक्षेपण
जो प्रवृत्ति है वो प्रयुक्त उद्दीपन असंरचित व्यक्तित्व संरचना को जानने के लिए एक विधि है। तो ये बहुत सी विधियां हैं। इसमें आपका रोशांक इंक ब्लॉट टेस्ट होता है। इसमें आपको जो इंक के ब्लॉट होते हैं उनको उसको देख के आपको बताना होता है या अपनी बातों को प्रकट करना होता है। एक है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये भी है। और आपका रॉटर्स सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट, इससे भी आपके जो मन की बातें हैं, जो अचेतन मन की बातें हैं, वो भी जाना जाता है इस परीक्षण से। लेकिन जो आपका 4 है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ये आपका नहीं है। ये तीनों जो आपके ऊपर वाले हैं ये तो आपका प्रक्षेप्य परीक्षण है, लेकिन इसमें नहीं की बात पूछी हुई है। तो जो 4 आपका परीक्षण है ये नहीं है, तो आपका 4 बिल्कुल ठीक होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि जब प्रयोज्य और उत्तरदाता एक ही है, यानी कि उसको कोई भी परीक्षण को जो भी मापनी है उसका जो प्रयोज्य है, यानी कि उसको करने वाला और उत्तरदाता, उसको उत्तर देने वाला व्यक्ति एक ही है, तो उस उपकरण को क्या कहा जाएगा। तो देखिए उसको उस जो समाज आरेख पहला दिया हुआ है, समाज आरेख में तो हम एक व्यक्ति के जो सामाजिक संबंध है उनके बारे में जानते हैं। निर्धारण मापनी में भी हम एक व्यक्ति का अन्य व्यक्तियों के बारे में क्या वो है उसको जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि जब व्यक्ति खुद अपने बारे में वो प्रयोज्य भी है और अपने बारे में उत्तरदाता भी है, तो वो आपकी है अभिवृत्ति मापनी। तो आपका 4 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है। पहला है आपका मानसिक स्वच्छता प्रक्रिया है और मानसिक स्वास्थ्य परिणाम है। ये कह रही है कि मानसिक जो स्वच्छता है वो प्रक्रिया है और मानसिक स्वास्थ्य उसका परिणाम है। पहला इन्होंने ये बताया है। दूसरा इन्होंने बताया है कि आपका और फिर आगे बताया है कि मानसिक स्वास्थ्य प्रक्रिया है और मानसिक स्वच्छता परिणाम है। तीसरा आपका बताया इन्होंने कि मानसिक स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य एक और समान है। 4 बताया है कि जो आपका मानसिक स्वच्छता का मानसिक स्वास्थ्य से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, ये बताया है। तो इन्होंने जो भी अभी इन्होंने कहा कौन सा कथन सही है, तो मानसिक स्वच्छता एक प्रक्रिया है। मानसिक स्वच्छता यानी कि मन में जो आपके विचार हैं, जो थॉट हैं, वो किस तरीके से उसमें कोई नेगेटिव विचार नहीं है, अच्छे पॉजिटिव विचार। तो मानसिक स्वच्छता एक प्रक्रिया है और मानसिक स्वास्थ्य, अगर जितना ही आप पॉजिटिव हैं, जितना ही आप अच्छा सोचते हैं, उससे आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो उसका परिणाम है, यानी कि वो रिजल्ट है उसका। तो ये जो आपका पहला पॉइंट है ये बिल्कुल ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 25 की एक लड़का जो कि BA दर्शन शास्त्र करना चाहता है लेकिन इस विषय में भयभीत है। वो करना तो चाहता है, दर्शन शास्त्र से पढ़ा है, वो करना चाहता है BA, लेकिन इस विषय से भयभीत है। क्योंकि इसमें वृत्तिक जो संभावनाएं हैं वो अच्छी नहीं हैं। अब वृत्तिक संभावनाओं का मतलब क्या है कि उसकी जॉब इसमें अगर वो करता है BA दर्शन शास्त्र से, फिलॉसफी से करता है, तो क्या उसकी जॉब लग जाएगी, क्या उसकी जीविका अपनी कमा पाएगा। इस तरीके से उसके मन में शंका है, भयभीत है। तो उसमें वो क्या, कौन सी चीज़ यहाँ पे हम कहेंगे उसके मन में। यहाँ पे पहला पॉइंट है कि कोई द्वंद्व नहीं है। अब द्वंद्व तो तब होगा ना कि जब 2 चीज़ें होती हैं, तो उसको चुनना है तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि ये चुने कि वो चुने, ऐसी तो कोई बात नहीं है। दूसरा है कि उपागम और उपागम द्वंद्व है, यानी कि एक कहते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू हैं, ये खाऊं कि वो खाऊं, यानी कि दोनों तरफ से उसको जॉब मिल रही है। अब वो सोच रहा है कि मैं ये करूं कि ये करूं, तो वहाँ पे दोनों जगह उसको उपागम मिल रहे हैं, तो वो द्वंद्व भी यहाँ पे नहीं है। चौथा इन्होंने कहा है कि परिहार द्वंद्व है, यानी कि दोनों तरफ से ना ये मिल रहा ना ये मिल रहा, ये द्वंद्व भी नहीं है। उसको करना चाह रहा है, एक तरफ से करना चाह रहा है लेकिन शंका भी है। उपागम तो है, वो करना चाहता है, ठीक है, लेकिन परिहार द्वंद्व है, यानी सोचता है कि मैं कर लूँगा, पता नहीं जॉब मिले कि ना मिले। तो इसका जो 25 का वो आपका 3 जो है कि
उपागम और फिर परिहार द्वंद्व है, उसके मन में क्या चल रहा है, उपागम और परिहार द्वंद्व चल रहा है। तो ये आपका जो 3 है वो बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों ये आपके 25 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के द्वारा बताइए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।